हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर दैट इज़ मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन अ गुड ईयर। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग इसमें से डाटा याद नहीं करेंगे इकोनॉमिक सर्वे से, क्योंकि डाटा जो है ना वो आपका चेंज होते रहता है ना। तो हर 3 महीने पे आरबीआई की हर 2 महीने में आरबीआई की मीटिंग होती है, तो वो सारे रिपोर्ट्स जो लेटेस्ट होंगे आपको एग्ज़ाम से पहले का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसको देख के जाना है। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें जो डाटा होगा वो थोड़ा हो सकता है, तो मैं इसको पढ़ने के लिए मना कर रहा हूँ आपको फॉर प्री पर्पस। प्री मतलब डाटा नहीं देखना है इसमें, बाकी आपको थीम तो समझना ही है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला चीज़ तो ये है आपका कि मॉनेटरी डेवलपमेंट एंड लिक्विडिटी कंडीशन, द रेपो रेट वाज रेज्ड बाय 2 to 5 बेसिस पॉइंट। ठीक है, 2 to 5 बेसिस पॉइंट, या हम इसको कह सकते हैं 2.25% पॉइंट। याद रखिए, परसेंट के बाद पॉइंट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं 1% पॉइंट, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा 100 बेसिस पॉइंट, है ना। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है इसमें कि ये जो है आपका इंक्रीज़ हुआ है, हाँ, द रेपो रेट इतना, तो 4 से 6.25 हुआ है। तो देखिए इसके बहुत सारे रीजन्स है, शायद आगे दिया हुआ भी होगा, तो पहले देख लेते हैं। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, टाइटेंड मॉनेटरी पॉलिसी रिड्यूस द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो देखिए सिंपल सी बात है, अभी बता देता हूँ मैं कि आपको पता है, आपने अभी देखा भी पढ़ा भी कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ा है ना। इन्फ्लेशन जो है आपका ये बढ़ रहा है। दूसरा आपका जो यूएस का रिज़र्व है, फेडरल बैंक है, उसने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो कहीं कैपिटल जो है आपका आउटफ्लो ना हो जाए, एफडीआई जो है वो आउटफ्लो ना हो जाए, इसी वजह से इंडिया को भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है। तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है, तो इसी वजह से 4 से कितना कर दिया गया है, 4.5%। तो ये अभी समझने के लिए तो ठीक है, बट याद रखिए कि ये डाटा आपको हमेशा जब भी एग्ज़ाम देने जाए उसके 2-3 दिन पहले का एक अपडेट आप कर लें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है कि देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन रिजर्व मनी। ठीक है, देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन रिजर्व मनी। ये सब डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये बेकार है। मनी मल्टीप्लायर हैज़ रिमेंड स्टेबल एट एन एवरेज ऑफ दिस। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मेंस के लिए ज़रूरी है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, अगर ये आपको पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आपका मनी बेस जब आप बढ़ाते हैं तो मनी सप्लाई कितना आता है इकोनॉमी में, तो बहुत पुअरली अगर कहें, सो दिस इज़ नथिंग बट चेंज इन मनी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन मनी बेस। मनी बेस की वजह से जो है आपका वो कितना मनी सप्लाई बढ़ता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। तो ये कह रहा है कि मनी मल्टीप्लायर जो है 5.1 के आसपास है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि अगर आप 100 रुपये H0 बढ़ाते हैं, H0 क्या है आपका हाई पावर्ड मनी, तो आपका जो मनी सप्लाई होगा वो लगभग 510 के आसपास होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है कि M0 क्या होता है, M1 क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डाटा इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो M0 जो है आपका बेसिक है, उसमें अगर आप डिमांड डिपॉजिट को ऐड करते हैं तो ये आपका बन जाता है M1। ठीक है, और M1 में अगर आप, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, देखिए अगर आप M1 में सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक, सेविंग बैंक्स को ऐड करेंगे तो M2 आ जाएगा। तो देखिए आपका M1 क्या है, सो दिस इज़ नथिंग बट M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट। M2 क्या हो गया भाई, तो M2 जो है वो हो गया आपका M1 में आप ऐड कर दीजिए किसका, पोस्ट ऑफिस वाला सेविंग जो होता है। उसी तरीके से आप M3 की अगर बात करें तो M3 में कुछ नहीं है, आप M1 में ही, ठीक है, M1 में ही आप टाइम डिपॉजिट ऐड कर दीजिए तो वो आपका M3 हो जाएगा। ठीक है, और M4 में क्या होगा, ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, यानी कि M3 में आप अगर जो पोस्ट ऑफिस सेविंग रखा था जो यहाँ पे ये वाला, इसको जो ही ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, M4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे भी देख लेना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी दिया हुआ यही चीज़ है ना कि M0 क्या है, सो दिस इज़ नथिंग बट रिजर्व मनी, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाई पावर्ड मनी, दैट इज़ मॉनेटरी बेस या बेस मनी। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो M0 क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI एंड अदर्स डिपॉजिट्स।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया एम नॉट, दैट इज व्हाट करेंसी इन सर्कुलेशन एंड बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। M1 क्या होगा, सबसे पहले तो ये जानिए कि इसको नैरोअर कहते हैं और M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। सो करेंसी विद पब्लिक वो हमने देख लिया। फिर डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, याद रखिए करंट सेविंग तक ही रहेगा, एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ विद आरबीआई। M2 क्या होगा, सो दिस इज M1, इसको आप यहाँ रहिए और सिर्फ जो आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है उसको ऐड कर दीजिए, तो ये आपका M2 बन जाएगा। M3 में क्या होगा, इसी M1 को उठा के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और उसमें टाइम डिपॉजिट ऐड कर देंगे। और M4 में क्या होगा, M3 प्लस, अब देखिए M3 में ऑलरेडी M1 और टाइम डिपॉजिट आ चुका है, और इसी टाइम डिपॉजिट में जो ही आप पोस्ट ऑफिस सेविंग डालेंगे तो वो आपका M4 आ जाएगा। जनरली जो आप लोग देखते हैं वो आपका जनरली जो न्यूज़पेपर होता है वो M1 और M3 आपको रिपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट था, ये हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद क्या है, देखिए थोड़ा है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ठीक है, द लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट ऑफ बैंक हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, तो ये आपके मेंस के लिए अच्छा है, ठीक है। ड्यूरिंग फिस्कल ईयर इन द लाइन विद रेपो रेट चेंजेस, ठीक है, तो लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट जो बैंक का वो इंक्रीज होगा क्योंकि ऑब्वियसली बात इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। फिर क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, देखो द ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ GSEC इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स एंड SDLs हैज़ रीच अ 2-year हाई, ठीक है, रजिस्टरिंग अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 6.3, ठीक है। फिर क्या है, बैंकिंग सेक्टर में 4R अप्रोच ऑफ रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। पहला क्या कर रहा है, रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स, ठीक है। टू क्लीन एंड स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग सिस्टम रिजल्ट इन, इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो देखिए अगर आप फायदे की बात करें तो इम्प्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। दूसरा है द ग्रॉस नेशनल नॉन परफॉर्मिंग एसेट दैट इज GNPA रेशियो डिक्रीज्ड फ्रॉम 8.2 in 2020 to 5.0 in 2022 विच इज़ अ 7 years low। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ये पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। NPA ग्रॉस NPA इतना घटना दैट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। 8 से 5 पे हैं अभी हम, ठीक है। चलिए उसके बाद है क्या, क्रेडिट ग्रोथ रिकवरी। सो क्रेडिट ग्रोथ रिकवरी की अगर बात करें आप, ठीक है, तो देखिए यहाँ करा नॉन फूड क्रेडिट बाय बैंक्स हैज़ बीन ग्रोइंग इन डबल डिजिट सिंस अप्रैल 2022। देयर इज़ अ कंसिस्टेंट राइज इन NBFC, दैट इज़ NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, एज अ प्रपोर्शन टू GDP। द रिकवरी रेट ऑफ बैंक्स थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी IBC वाज हाईएस्ट इन 2022 कंपेयर टू अदर चैनल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है ये आई थिंक 2007 के आसपास 2017 के आसपास आया था, तो उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है। अब अगर हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, उससे पहले देखिए यहाँ पे एक आपका जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है NBFC का, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो वही बता रहा है कि ये आपका हाईएस्ट है 2 साल में, ठीक है। चलिए डेवलपमेंट इन कमर्शियल कैपिटल मार्केट, सो प्राइमरी मार्केट, सो द नंबर ऑफ IPOs ऑलमोस्ट डबल्ड एंड टोटल फंड्स रोज बाय कंपनीज increased by almost 3 times compared to 2022. The year also witnessed the largest IPO offer in the history of India, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट की अगर बात करते हैं हम, तो सेकेंडरी मार्केट क्या है, इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल वोलेटिलिटी द इंडियन स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म्स देयर ग्लोबल पीयर्स इन ह्यूज मार्जिन। डेवलपमेंट इन इंश्योरेंस मार्केट की अगर बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट इन द वर्ल्ड एंड इट्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हैज़ रजिस्टर्ड ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस कितना 10.2%। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी हैज़ स्टडी इंक्रीजिंग बिटवीन ईयर 13 to 22। तो आपका जो है धीरे धीरे इंश्योरेंस की तरफ लोग थोड़ा जा रहे हैं, ठीक है। पेंशन सेक्टर, द नंबर ऑफ पेंशन सब्सक्राइबर हैज़ मल्टीप्लाइड ओवर 3-fold, तो 18 से यानी कि लगभग 3-4 साल में जो है 3-fold हो चुका है, ठीक है। चलिए नो द टर्म पहले हम जान लेते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का क्या मतलब है, सिंपल है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मान लेते हैं कि आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 100 है और लास्ट टाइम पे टोटल जो है आपका प्रीमियम जो दिया जा रहा था वो 100 लोग 10 दे रहे थे, तो आप क्या कहेंगे और इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10%।